नमस्कार, मैं आपका इस परिचर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हुए पंचायत के समक्ष मामले दायर करने तथा सुनवाई की प्रक्रिया बारे चर्चा करेंगे। अब मैं सीधी अपने विषय पर आती हूँ तथा मेरा पहला प्रश्न है, पंचायत के समक्ष विभिन्न मामले कैसे दायर किए जा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति फौजदारी मामला, दीवानी मामला और गुजारा भत्ता से जो संबंधित मामला है वो संबंधित जो ग्राम पंचायत के प्रधान है या उनकी अब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधान के पास मौखिक और लिखित रूप, ये दोनों प्रकार से जो है वो दायर कर सकते हैं। क्या न्यायालय शुल्क जो पंचायत के समक्ष कार्यवाही के लिए अदा करनी होगी वह हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम 1968 के अनुसार अदा करनी होगी? नहीं, मैं आपको यह बता दूं कि इस अधिनियम के तहत जितनी भी कार्रवाई हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम 1968 जो है लागू नहीं होगा। तो फिर न्यायालय शुल्क प्रार्थीगण, शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता किस आधार पर अदा करेंगे? सबसे पहली बात है, जब भी कोई दावा करेगा ग्राम पंचायत के समक्ष तो उसको अपना जो दावा है उसका मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन करनी होती है। और इस अधिनियम में जो बनाए गए नियम हैं उनमें से नियम 63 के आधार पर जो न्यायालय शुल्क है वो डिटरमाइन किया गया हुआ है कि कितना जो शुल्क आप देंगे। जहां पे जो दावा है उसकी जो मालियती है, अगर वो 500 रुपए तक है तो उसको 10 रुपए कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, और अगर 500 रुपए से अधिक है तो उसको उससे ऊपर प्रत्येक जो 100 रुपए है या उसके किसी अंश के लिए यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द 100 तो उसको 2 रुपया जो है वो प्रति 100 और उसके फ्रैक्शन के लिए देने होंगे। और जो फौजदारी शिकायतें हैं उनमें उनको 5 रुपए की कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। और जहां पे दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं या राजस्व मामले हैं, उनमें जो मतलब अर्जियां देंगे वो मिसलेनियस एप्लीकेशन, प्रकरण अर्जियां जिनको बोलेंगे, उनके लिए वो 2 रुपए फीस अदा करनी होगी। ये जो न्याय शुल्क है ये ग्राम पंचायत को कैसे देय होगी? हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो न्याय शुल्क ग्राम पंचायत के समक्ष जो दिया जाएगा वो कैश दिया जाएगा, नगद दिया जाएगा। क्या किसी मामले में ग्राम पंचायत कोर्ट फीस माफ भी कर सकती है? हाँ, ग्राम पंचायत जो है सिर्फ ऐसे मामलों में जो फौजदारी मामले हैं उन्हीं में ही कोर्ट फीस जो है वो माफ कर सकती है, परंतु उनको इस बारे में जो फौजदारी मामलों का जो रजिस्टर है उसमें इसके बारे में कारण लिखने होंगे कि आपने जो है वो क्यों ये कोर्ट फीस इस फौजदारी मामले में माफ की है। जब ग्राम पंचायत को यह लगता है कि उसे किसी मामले में उसका अधिकारिता क्षेत्र नहीं है तो ऐसे मामले में वह ग्राम पंचायत द्वारा वसूले गए कोर्ट फीस का क्या करेगी? ग्राम पंचायत उसे जो अगर अर्जी लिखित रूप में आई है तो उसके साथ उस पार्टी को वो फीस जो है वो वापिस कर देगी। जो आपने कोर्ट फीस बारा बताया, इसको बढ़ाने का भी कोई प्रावधान है? हाँ, राज्य सरकार जो है वो समय समय पर अधिसूचना जारी करके इसमें संशोधन कर सकती है। आपने बताया कि पंचायतों के समक्ष मौखिक तौर पर भी दावा, कार्यवाही या मुकदमा दायर किया जा सकता है, तो यह कैसे पता लगेगा कि दावा, अर्जी या कार्यवाही दायर करने वाले व्यक्ति ने क्या कहा और ग्राम पंचायत ने उसे वैसे लिखा या नहीं लिखा? मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मौखिक रूप से जो शिकायत दी गई है या लिखित रूप से जो शिकायत दी गई होती है, या मान लिया जो कोई दावा दायर किया गया होता है या कोई कार्रवाई की गई होती है, तो उसकी जो एंट्री है वो उनको जो नियमों में प्रस्तावित रजिस्टर है उसके ऊपर उसका सारांश लिखना होगा। और उसके उपरांत जो भी चाहे प्रार्थी है, याचिकाकर्ता है या दावा करने वाला है, तो उससे
से उसके जो है मतलब दस्तखत या अंगूठा निशान जो है वो रजिस्टर के ऊपर लेना होगा, और ये रजिस्टर जो है वो फॉर्म नंबर 20 जो नियमों में प्रस्तावित है उनमें होगा। प्रधान या उप प्रधान इसके उपरांत क्या कार्यवाही करेगा? उसके उपरांत प्रधान जो है वो ये देखेगा कि उसका दावे का मूल्यांकन वगैरह है, और फौजदारी मामलों में जुर्म का प्रकार कैसा है, कौन सा ऑफेंस है, क्या वो ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कि इसके बारे में क्या कोई पार्टीज जो हैं दोनों पक्ष है उनके बीच में कोई किसी प्रकार का इकरारनामा है या नहीं, तो वो उसका भी विवरण जो है उसमें रजिस्टर में लिखेगा। पंचायत के समक्ष मामले की सुनवाई के बारे में क्या खंडपीठ का गठन किया जाएगा? प्रधान या फिर उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान पंचों की एक खंडपीठ का गठन करेगा, चाहे वो फौजदारी मुकदमे हो, चाहे दीवानी मामले हो, चाहे राजस्व मामले हो, और चाहे गुजारे भत्ते से संबंधित मामले हों। परंतु उसमें उनको क्या देखना पड़ेगा, जो खंडपीठ का गठन किया जाएगा उसमें कम से कम 3 सदस्य हों, और अगर प्रधान या उप प्रधान उस खंडपीठ का सदस्य खुद नहीं है तो वो जो पंच है उसका फिर एक सभापति भी उस खंडपीठ का नियुक्त करना पड़ेगा। खंडपीठ गठित करते समय क्या किसी बात का विशेष ध्यान रखना होगा? हाँ, जब वो खंडपीठ का गठन करेंगे तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई जो पंच है उसका नजदीकी रिश्तेदार या किसी व्यवसाय में ना हो, किसी का एम्प्लॉय ना हो जो कि उसमें पक्षकार है, या फिर पंच जो है वो स्वयं उसका कहीं उस मामले में इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसे पंच को उस खंडपीठ का सदस्य नहीं रखा जाएगा। आपने जो नजदीकी रिश्तेदार बताया उसका क्या अभिप्राय है? जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनमें पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, चाचा चाची, बेटा बेटी, पोता पोती, बेटा ज्वाई, भाई भाभी, साला साली, बहन भाई, बेटा बहू, ये जो है सब आते हैं। क्या इसके अलावा भी किसी और पंच को खंडपीठ का सदस्य नहीं बनाया जा सकता? हाँ, ऐसा सदस्य ग्राम पंचायत का पंच जो जहां से जैसे जिस वार्ड से उसने इलेक्शन जीता है, अगर वो वहां पे कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो वहां का जो पंच है वो भी इस खंडपीठ का जो है वो सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी पंचायत के समक्ष ऐसी स्थिति आ जाए कि अधिकतर पंच उपरोक्त कारणों की वजह से खंडपीठ के सदस्य बनने के अयोग्य हो जाए, तो ऐसे में ग्राम पंचायत को क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो ग्राम पंचायत को जो मामला है वो संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी, सिविल जज या फिर रेवेन्यू अगर राजस्व अगर मामला है तो वो कलेक्टर को जो जिसके क्षेत्राधिकार में पंचायत आती है उसको निपटारे के लिए वो मामला जो है भेजना पड़ता है। खंडपीठ के कानूनी तौर पर गठन के बाद क्या कार्यवाही प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान द्वारा लाई जाएगी? वो मामला जो है खंडपीठ को भेज दी जाएगी, पंचायत की जो खंडपीठ होगी, फिर साथ में प्रधान या उप प्रधान जो है वो जो प्रथम यानी कि डेट ऑफ हियरिंग होगी वो निर्धारित करेंगे, और खंडपीठ जो है जो शिकायत करता है, याची करता है या प्रार्थी है या जिसने दावा दायर किया है उसको भी इसके बारे में सूचना देगी, और साथ में खंडपीठ को भी इसके बारे में सूचना देगी कि फलानी तारीख को आपका जो मुकदमा है वो लिया जाएगा। पक्षकारों के लिए समन कौन जारी करेगा? प्रधान या फिर उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान जो है वो सारे कदम उठाएगा जिससे कि पक्षकार है यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसके ऊपर समनों की तामील हो जाए। जैसे अगर कोई अभियुक्त है फौजदारी मामलों में तो उसके ऊपर, और दीवानी मामलों में अगर कोई प्रतिवादी है तो उसके लिए समन,
और अन्य किसी कार्रवाई में जो अपोजिट पार्टी है यानी कि विपक्षी है, जो रिस्पोंडेंट है, तो उसके लिए और ये प्रधान और उसकी एब्सेंस में उप प्रधान की ड्यूटी होगी कि वह तामील कराने के भरसक प्रयास ना हो, और अगर समय पर तामील ना करवा सके तो उसमें वो प्रधान या उप प्रधान जो है वो प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देंगे और पंचों को इस बारे में सूचना कर देंगे। क्या कोई पक्षकार पंचायत के समक्ष कार्यवाहियों में किसी वकील की नियुक्ति भी कर सकता है? मैं आपको ये बात साफ तौर पे बता दूं कि ग्राम पंचायत के समक्ष जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं उनमें कोई भी पक्षकार किसी भी वकील की सहायता नहीं ले सकता, यानी कि पंचायत के समक्ष जो कार्रवाई होगी उसमें। क्या पक्षकारों को पंचायत के समक्ष खुद ही उपस्थित होना पड़ेगा? हाँ, ये आवश्यक नहीं है। अगर चाहें तो पक्षकार अपने आप भी अपीयर हो सकते हैं और वो सारे मामलों में किसी अपने रिश्तेदार को ऑथोराइज कर सकते हैं, परंतु कोई वकील, बिचौलिया या जो डॉक्यूमेंट राइटर है ऐसे लोगों का सहयोग या उसको ऑथराइज नहीं कर सकते हो। फिर क्या पंचायत के समक्ष कोई गवाही वगैरह ली जा सकती है? हाँ, जो जैसे राजस्व मामले, दीवाने मामले हो गए, गुजारे भत्ते से संबंधित जितने भी मामले हैं, जैसे ही पंचायत के समक्ष ये दायर होंगे तो पंचायत जो है फिर अगर उसको मान लिया किसी कारणवश खारिज नहीं करती है तो फिर वो जो जिसने दावा दायर किया होगा या जिसने कोई वो मुकदमा दायर किया होगा उसको गवाही देने के लिए बोलेगी। फिर उसके बाद जो प्रतिवादी होगा या प्रत्यार्थी होगा फिर उसको जो है वो उनके गुहाओं को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलेगा और फिर उस पक्ष को अगर मतलब कोई पक्ष जिसने गवाही दी है वो री एग्जामिन करना चाहे अपने गवाह को तो री एग्जामिन भी कर सकते हैं, और फिर जो दूसरा पक्ष है फिर उसको जो है मतलब मौका दिया जाएगा और फिर वो अपनी गवाही देगा और उसी प्रकार से फिर जिसने मुकदमा दायर किया होगा या दावा दायर किया होगा तो उसको मौका दिया जाएगा उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, और वो पक्ष अगर चाहे तो गवाह को री एग्जामिन भी कर सकता है। जी। फौजदारी मामले में क्या प्रक्रिया रहेगी? हाँ, फौजदारी मामलों में थोड़ा सा बात यह है कि सबसे पहले अगर पंचायत को ये लगता है कि ये मामला जो है ना, शिकायत जो है वो खारिज करने लायक नहीं है और ये खारिज नहीं की जा सकती है और फ्रिवुलस वगैरह नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अभियुक्त है यानी कि अक्यूज्ड है उसको जो चार्ज है उसके बारे में अवगत कराएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो उच्च न्यायालय है उसने एक मामला जिसका टाइटल है संतोष देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार, जो 2004 वॉल्यूम 2 शिमला लॉ केसेस 347 यानी कि 347, और दूसरा लॉ जर्नल है 2004 लॉ सूट HP 143 यानी कि 143 में रिपोर्टेड है। उसमें यह बोला कि अगर आप अभियुक्त को मात्र शिकायत को पढ़ते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, और आपको यानी कि ग्राम पंचायत के जो मतलब बेंच है उसको उसके विरुद्ध जो आरोप है वो पूर्णतया बताना पड़ेगा कि आपके विरुद्ध ये जो आरोप है वो है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस मुकदमे में जो माननीय उच्च न्यायालय के पास था उसमें ग्राम पंचायत ने जो अभियुक्त थी लेडी उसको धारा 283 और 427 इंडियन पीनल कोड के लिए कन्विक्ट कर दिया था, परंतु जब मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास आया तो माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि एक तो अभियुक्त को चार्ज ही नहीं बताया गया कि उसके अगेंस्ट चार्जेस क्या हैं और प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा गया, जो रिकॉर्ड था पंचायत को वो ये बता रहा था, और साथ में उनको ये भी लगा कि जैसे धारा 283 283 और धारा 427
कि जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ही नहीं थे उसमें। तो इसीलिए पंचायतों को जब फौजदारी मामलों का वो मतलब निपटारा कर रहे हों, तो ऐसे में जब चार्ज लगा रहे होंगे वो किसी भी अक्यूज के ऊपर, तो उनको ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जिस धारा के तहत वो अपराध है उस धारा के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जिससे वो ऑफेंस बनता है, वो उसमें चार्ज में वो उस अभियुक्त को बताएं। यानी कि वो ओरली भी उसको बता सकते हैं, परंतु वो रिकॉर्ड में लिखा हो कि जी ओरली ऐसे ऐसे उसको बता दिया है, यानी कि मुख जुबानी भी बता सकते हैं। और आप चाहें तो चार्ज लिखित तौर पे भी लगा सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। क्या ग्राम पंचायत पक्षकारों द्वारा दी गई गवाही के अलावा और कोई गवाह भी बुला सकती है? हाँ, अगर ग्राम पंचायत को ऐसा लगता है कि जो पक्षकारों ने जो गवाह दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है फैसला करने के लिए, और कोई भी दूसरा जो गवाह है या तो कई बार पार्टी के कहने पर या अपने आप भी सुओ मोटो भी ऐसे गवाह को बुला सकते हैं और उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। परंतु जब वो इसको एग्जामिन करेगी तो अगर दूसरे जो पक्ष हैं अगर उसको चाहे क्रॉस एग्जामिन करना तो उनको भी उस बात के लिए मौका देना पड़ेगा। क्या ग्राम पंचायत को पक्षकारों के गवाह को एग्जामिन करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा दिलानी होगी? हाँ, गवाहों को एग्जामिन करने से पहले ग्राम पंचायत को जो मतलब शर्त है वो दिलानी पड़ेगी। वो शर्त किस प्रकार से होगी? वो जो शर्त है वो ऐसे दिलानी पड़ेगी, मैं सच्चाई व्यक्त करूंगा तथा सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा, हे परमात्मा मेरी इस बारे मदद करना। या फिर दूसरे ढंग से भी वो दिलाई जा सकती है, वो है मैं शपथ करता हूं या करती हूं कि मैं सच्चाई व्यक्त करूंगा या करूंगी और सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। महिलाओं को ग्राम पंचायत के समक्ष गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, अगर कोई औरत ऐसे चाहती है कि उसकी जो गवाही है उसको देने के लिए उसको पंचायत के समक्ष पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, तो ऐसी औरत को पंचायत के समक्ष गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसको उसकी जो गवाही है वो कमीशन पे ली जा सकती है, यानी कि कमीशन अपॉइंट करके उसकी गवाही रिकॉर्ड करवाई जा सकती है। कमीशन को कौन नियुक्त करेगा तथा ऐसा आयुक्त कौन होगा? हाँ, जो ग्राम पंचायत का बेंच है कमीशन को वही नियुक्त करेगा, और जो कमीशन है वो कमिश्नर जो है वो कोई पंच हो सकता है, और वो फिर वहां पे उस औरत के घर में जाकर के उसका बयान लिखेगा, और फिर जब उसका बयान लिख देगा तो दूसरे पक्ष को मौका देगा उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, और एग्जामिन जैसे ग्राम पंचायत के पास प्रक्रिया होती है वैसे प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, और फिर वो जो है उस औरत के उसमें दस्तखत लिए जाएंगे, या अगर दस्तखत नहीं कर सकती है तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा, और फिर उसको कम से कम एक गवाह द्वारा आइडेंटिफाई करवाया जाएगा उस औरत को, तब जाके जो कमीशन द्वारा रिकॉर्ड की गई उस मतलब महिला का जो बयान होगा वो पंचायत की कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगा। क्या ग्राम पंचायत स्थानीय जांच पड़ताल भी कर सकती है? हाँ, ग्राम पंचायत जो है वो स्थानीय जांच पड़ताल भी कर सकती है, यानी कि लोकल इंस्पेक्शन कर सकती है। जहां पे वो विवाद उत्पन्न हुआ है वहां पे जाकर के वो उसको स्थानीय जांच पड़ताल कर सकती है। ग्राम पंचायत ऐसी स्थानीय जांच पड़ताल के दौरान क्या क्या कर सकती है? हम ग्राम पंचायत जो है जब जिस खंडपीठ के समक्ष ये मामला है वो चाहे तो अपने आप भी कर सकती है, और खंडपीठ का किसी भी सदस्य को ऑथराइज कर सकती है कि वो जाए और सच्चाई जाने, ताकि उसके आधार पर मामले का निपटारा किया जा सके। और ये इंस्पेक्शन करने के लिए वो सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में, जहां पे चाहे प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, जैसे कोई घर का मान लिया घर में कोई जाना होगा या जमीन का कोई विवाद है, तो वहां पे वो एंटर कर सकता है जो भी मतलब खंडपीठ का सदस्य होगा।
परंतु उसे जो अक्यूपायर होता है, जिसने वो जगह या प्रॉपर्टी अक्यूपाई की होगी, तो वहां का जो अक्यूपायर यानी कि दखलकार होगा, उसको 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा प्रवेश होने से पहले। अगर भूमि या घर जिसकी जांच पड़ताल करनी हो, उसके अंदर ऐसी महिला रहती हो जो रिवाज के अनुसार आम जनता में नहीं आती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में अगर वो महिला रिवाज के मुताबिक जनरल पब्लिक में नहीं आती हो, बाहर नहीं निकलती हो घर से और पर्दे में रहती है, तो ऐसी औरत को जहां पे अगर जिस घर में रह रही है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि वो घर से बाहर आ जाए और उस मतलब भवन जो है ना, उससे बाहर आए। अगर कोई पक्षकार समन मिलने के बाद भी ग्राम पंचायत की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध क्या एक तरफा कार्यवाही भी की जा सकती है? हाँ, अगर कोई प्रतिवादी या प्रत्यार्थी समन तामील होने के उपरांत भी अगर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं होता है, परंतु ग्राम पंचायत को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो तामील है वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हुई है, तो और उसके बाद भी अगर वो ग्राम पंचायत के समक्ष नहीं आता है, तो उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही हो सकती है। परंतु मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो एक तरफा कार्यवाही है, ये किस में होगी? जैसे कोई दीवानी दावा है, या राजस्व जो प्रोसीडिंग्स है, या फिर राजस्व कार्रवाई है, या फिर जो मेंटेनेंस के लिए प्रोसीडिंग है। बाकी फौजदारी मामले में अगर अभियुक्त नहीं आता है, तो उसके विरुद्ध अलग प्रक्रिया है। अगर किसी गवाह को कोई रिकॉर्ड पेश करना हो, उसके आदेश हुए, तो ऐसे गवाह को क्या करना होगा? हाँ, अगर किसी गवाह को रिकॉर्ड पेश करने के लिए अगर आदेश हुए हों, तो वो ग्राम पंचायत के समक्ष आके रिकॉर्ड पेश भी कर सकता है, और मात्र सिर्फ उसको रिकॉर्ड ही पेश करने का ऑर्डर है। मान लिया उसने सिंपल रिकॉर्ड पेश करना है, तो अगर वो व्यक्ति क्या करता है कि मतलब रिकॉर्ड भेज देता है किसी के भी पास, तो वो ग्राम पंचायत को मिल जाता है, तो वो जो समन की सफिशिएंट कंप्लायंस मानी जाएगी कि उसने अगर रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के पास भेज दिया। तो जब कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? ऐसे मामले में ग्राम पंचायत उस रिकॉर्ड को देखेगी और फिर उसके ऊपर इंडोर्समेंट लगाएगी, जैसे किस गवाह ने भेजा है, किस पार्टी का वो दस्तावेज है, और उसको चाहे तो फिर वो रिकॉर्ड जो ओरिजिनल जो है वो वापस भी कर सकती है। अपने समक्ष सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत को क्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तथा सीआरपीसी किस चीज का पालन करना होगा? मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ग्राम पंचायत के समक्ष जितनी भी कार्रवाई होंगी, उन कार्रवाइयों में उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो है लागू नहीं होंगे, और इनका पालन करना ग्राम पंचायत के लिए जरूरी नहीं है। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है, अधिनियम है, ग्राम पंचायती राज अधिनियम जो है, इसमें और इसके तहत जो बनाए गए सामान्य नियम हैं, उनमें ऑलमोस्ट वैसे ही जो प्रिंसिपल हैं इन अधिनियमों के, वो इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, और ग्राम पंचायत को उन्हीं को फॉलो करना होता है जो रूलों में और इसमें एक्ट में दिए गए प्रोसीजर हैं उनको। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ग्राम पंचायत क्या करेगी? दोनों पक्षों को सुनने के बाद ग्राम पंचायत जो है वो अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी। वो क्या है, जैसे दीवानी मामले और जो राजस्व कार्रवाई हैं, उनमें जजमेंट जो है वो फॉर्म नंबर 23 है, जो कि रूलों में दिया गया है, उसके ऊपर जजमेंट लिखेगी, और साथ में फिर फॉर्म नंबर 24 के ऊपर जो डिग्री है, और फौजदारी जो मामले हैं उनमें वो जजमेंट जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके ऊपर लिखेगी। मेरे ख्याल से फॉर्म जो ऐसा डिग्री का 25 है फॉर्म ना, और क्रिमिनल की जजमेंट के लिए फॉर्म नंबर 24 है।
शुक्रिया। थैंक यू।